टीवी में मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है और जिसे कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही थी और दोहरा रही है कि आज जिस तरह पीपल्स पार्टी के अरकान ने तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी को खिताब का मौका नहीं दिया, इसी तरह आज तहरीक इंसाफ के अरकान और उनके अपोजिशन के अरकान ने मिलकर सदर आसिफ अली जरदारी को खिताब के दौरान वो शोर होगा, वो नारे लगाए कि उनकी आवाज़ और उनको तकरीर करना जो शायद मुख्तसर करनी पड़ी हो होने पड़ा। देखिए कितना कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे मैंने कहा कि सदर जरदारी के खिताब के दौरान बानी तहरीक इमरान खान के रिहाई के नारे गूंजते रहे और फिर जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान स्पीकर के सामने जमा होते थे, इसी तरह तहरीक इंसाफ के अरकान भी आप देखेंगे कि खिताब के दौरान डाइस को घेरे में उन्होंने ले लिया। पीटी के अरकान के सामने पीपल्स पार्टी के अरकान डट गए और मुझे लगा कि जैसे मादी की तारीख दोहरा रही है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार ग़ुलाम इसहाक़ खान के ख़िलाफ़ जब अपोजिशन लीडर थी गो बाबा गो के नारे लगाए थे। ये गो बाबा गो के नारों की मैंने कहा ना बाज़गश पिछले 20 साल से ऐसे भी ज़्यादा अरसे से अभी भी पार्लियामेंट में घूम रही है। फिर हमें याद है कि जब फ़ारूक लगारी साहब सदर थे यानी पीपल्स पार्टी के, तो उस वक्त बड़ी पुरजोश रुकन कौमी असम्बली तहमीना दौलताना थी, उन्होंने बीबी की तरफ दुपट्टा भी फेंका और सदर लगारी की तरफ चूड़ियाँ भी फेंकी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ़ौजी डिक्टेटर ज़िया-उल-हक़ के आते आते अपोजिशन इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उन्हें किसी भी खिताब के दौरान कोई ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी शदीद गो 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 के नारे सुनने पड़े थे और फिर चाहे सदर ममनून हुसैन हों, सदर रफ़ीक तारड़ हों, सदर आरिफ अलवी हों, किसी का खिताब भी नहीं सुना गया। और वही मैंने कहा कि शोर होगा होता रहा और जरदारी साहब को इस बात का तजर्बा था और कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तैयारियां भी की गई, मुझे नहीं इल्म के कोई बीच में नेगोशिएशन हुए, लेकिन बहरहाल आज उनका ऐसे वक्त में शदीद हंगामा आराई से, शोर ग़ुव्वत से, सीटियों से, बाजों से इस्तकबाल हुआ, जबकि वहाँ पर फ़ौज के तमाम बहरी बर्री जितने भी थे उसके सरबराहान बैठे थे, सिफारतकार बड़ी तादाद में थे, गैलरियाँ खाली रखी गई थी, किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ हमारे मौजूद थे हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा। शुक्रिया हमीद लंगरा। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है तो मैं तो चाह रहा था कि पार्लियामेंट के सामने से वो हमें इसकी तफसील बताते। तो हमीद लंगरा, आज जो कुछ हुआ आपने पास्ट में भी देखा है, क्या उसी लेवल का था या आज ज़्यादा था? गालिबन 91 अरकान, फिर सेनेटर, फिर अपोजिशन, तो क्या हुआ? वही खिताब शुरू होते ही नारेबाजी? हाँ मुजाहिद साहब, मुझे तो ये लगता है कि शायद हमारे सियासतदानों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और जमहूरियत की जो बात की जाती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जो बात की जाती है, वो तो मुझे नहीं नज़र आया। जैसे आप खुद अभी कह रहे थे कि माजी के हवाले दे रहे थे, आज भी वही हुआ है। और आज अवान में चूँकि सदर जरदारी जो है वो पहले से कमज़ोर हो चुके हैं फिज़िकली, तो और उनकी अब वो स्टेमिना भी नहीं रहा, तो आज उनका ये जो खिताब था ये सबसे मुख्तसर तरीन खिताब जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। जो टोटल 22 मिनट के करीब जो है वो उसका दोहरानिया था और इस खिताब में भी उनकी आवाज़ जो है वो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के अंदर दब कर रह गई। उन्होंने अपने खिताब के अंदर जहाँ अपोजिशन को मुफाहमत की दावत दी, बातचीत की बात करने की बात की, उन्होंने मुझे पहले ये बताया हमीद, मुझे ये बताइए कि एक तो गालिबन बहुत सख्ती थी, पब्लिक गैलरियाँ खाली थी गालिबन और सहाफ़ियों को भी गालिबन आप लोग जो बैठे थे पता नहीं रिकॉर्डिंग की इजाज़त थी या नहीं थी। और ये भी ख़ास बात थी गालिबन तीनों आर्मी चीफ मौजूद थे, यानी बर्री बहरी, उसके सिफारतकार भी क्या बहुत बड़ी तादाद में थे? हमीद, हुआ है कि सर्विसेज चीफ इस इजलास में शरीक नहीं हुए, दो सूबों के
वज़राए आला जो है वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए, गवर्नर इस इजलास में शरीक नहीं हुए। अगरचे सुफरा आए हुए थे, ऐवान के अंदर सख्ती भी की गई थी, पब्लिक गैलरीज जो है वो खाली थी, उसके अंदर अलाउ नहीं था। सहाफ़ियों को भी बड़ा स्क्रूटनाइज किया गया था कार्ड जारी करने के हवाले से। इसके साथ साथ जो ऐवान के अंदर अपोजिशन को कवर करने के लिए और उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए सारा बंदोबस्त किया गया था। और आज ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे उनके दरमियान जो है वो हाथापाई भी हमें देखने में नजर आई, जब जमशेद दस्ती जो है वो बैनर लेकर सदर जरदारी के डाइस के सामने पहुंच गए। वहां पर जमशेद पटेल जो है उनकी जानिब से बड़ा सख्त, कादर पटेल की जानिब से सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया गया। तो राजा परवेज अशरफ ने जाकर उनका बीच बचाव कराया। और लेकिन हमीद, मैं ये देख रहा था हमीद, जब आप ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग गुत्थम गुत्ता तक हो गए, उस वक्त नून लीगी अरकान भी अपनी डैश में बैठे रहे या अपने पार्टी, बहरहाल सदर थे हुकूमत के, इत्तेहादी थे, वो लोग बिल्कुल नून लीग के अरकान ने जब ये जमशेद दस्ती और कादिर पटेल आपस में गुत्थम गुत्ता थे तो उस वक्त उन्होंने फिर कंट्रोल किया। वो सारे नून लीग के जितने MNA थे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की चेयर के पास जाकर खड़े हो गए, उनके सामने खड़े हो गए। उनकी राइट साइड में उन्होंने एक लाइन बना के वो खड़े रहे कि उस तरफ जो है वो कोई ना आए। उधर से बार बार जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। तो जब उधर उनकी तरफ आते थे तो नून लीग के अरकान जो MNA थे उनकी कोशिश ये थी कि ये इस तरफ ना आए और डाइस की तरफ मौजूद रहे। और उनकी जानिब से जो है वो पीपल्स पार्टी की जहां लीडरशिप बैठी हुई थी उस तरफ भी नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs मौजूद थे और वो उस सारे जो अपने जो लीडरशिप थी उनको वो कार्डन ऑफ कर रहे थे। हमीद, क्या जो PTI थी यानी तहरीक इंसाफ थी, उसके साथ जो अपोजिशन इत्तेहादी यानी फजल रहमान, अख्तर मैंगल और कौन कौन जो अपोजिशन के अरकानों ने साथ दिया इस एहतजाज में? आज के उस इजलास में JUI-FA के लोग नहीं है, अख्तर मैंगल नहीं थे, महमूद खान अचकज़ई नहीं थे। उनकी जानिब से जो है वो इजलास में वो शरीक नहीं हुए। और लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जो हैं वो इस इजलास में शरीक थे। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ डाइस के सामने भी गए, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया। और दीगर जो MNAs थे मुख्तलिफ पार्टीज के, उनके लोग जो है वो उनके साथ थे। लेकिन मेन जो रहनुमा हैं जिनमें महमूद खान अचकज़ई हैं, अख्तर जान मैंगल हैं, मौलाना फजल रहमान है, ये लोग आज के इजलास में शरीक नहीं हमीद, हुए। ज़्यादातर जो नारा हमें सुनाई दिया गालिबन बानी तहरीक की रिहाई के लिए था, या गो जरदारी गो का नारा था, पुराना जो हो चुका है बहुत। और फिर शायद तस्वीरें भी मेखाने वो लोग ले गए, बैनर ले चले गए, तो ये चीज़ें रोक नहीं सकी हैं, बैनर, तस्वीरें, और उन पर धीमा नहीं कर सके किसी भी तरह। बिल्कुल, इस हवाले से बड़ा 2-3 दिन से प्लानिंग की जा रही थी कौमी असम्बली के अंदर। और स्पीकर कौमी असम्बली मुतवातिर जो है वो इस हवाले से इजलास भी कर रहे थे। और ये कहा गया था कि MNAs की जब ऐवान के अंदर इंटर होंगे तो उस वक्त उनको जो है वो उनसे पूछा जाएगा कि वो कोई साथ चीज़ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आज जहाँ पर वो बैनर्स लेके आए, प्ले कार्ड्स वगैरह लेके आए, इसके साथ साथ वो सीटियाँ और बाजे भी लेकर आए। और वो बार बार ये कैसे हो गया हमीद, ये कैसे हो गया? यानी खैर ये ठीक है कि रुकन असम्बली की तलाशी तो आप नहीं ले सकते, और ये भी है आपको इल्म है कि उन्होंने पहले से गालिबन इस अपने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में पेनाफ्लेक्स बना लिए होंगे और प्ले कार्ड बना लिए होंगे, उन्हें अपने कपड़ों में रख भी सके होंगे, और गालिबन तलाशी भी नहीं ली जा सकी इन चीज़ों की, या तलाशी ली गई उन्हें आने रोका नहीं जा सका? ये ऐसा ही है। ये कोताही जो है वो असेंबली स्टाफ या सिक्योरिटी जो सारे जो इंजाम हैं उनके एंड पर हुई है कि आया उन्होंने जब वो अपोजिशन चैम्बर की तरफ ये चीज़ें वहाँ पर बैठ के जब बनाई गई हैं, जब बैनर्स बनाए गए या जो है मुख्तलिफ MNAs अपनी गाड़ियों में रख के लिए हैं। अब जैसे बाजे और सीटियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जेब के अंदर रखी जा सकती हैं, और उसको ऐवान तक लाने में मेरे ख्याल में जमशेद दस्ती उसमें शामिल थे, शेर अफजल मरबत शामिल थे, जुनेद अनवर शामिल थे, जुनेद अकबर शामिल थे, बाकी मैंने शायद खटक शामिल थे इन ये बजाने वालों में। तो वो तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी और शरीफ हुकूमत के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था, यानी उन्होंने एक तो मेरे ख्याल है क्या एक बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं
क्या स्पीकर ने ये कोशिश नहीं की कि असद कैसर जैसे सीनियर लोग और या से गुफ्तगू की जाती है, कुछ और सीनियर अरकान बुलाए, लेकिन ये भी है कि माजी में यही लोग सदर अलवी के साथ करते रहे, तो ये किस मुंह से उनसे सवाल करते, या कोशिश की थी उन्होंने कुछ? जी बिल्कुल, ये कोशिश की गई थी, स्पीकर के साथ रब्ता भी किया गया था, लेकिन स्पीकर की जानिब से जो रब्ता किए गए थे उस पर उमर अयूब की जानिब से और बैरिस्टर गौहर की जानिब से कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया था। चूँकि असद कैसर मुल्क से बाहर है, वो इजलास में भी शरीक नहीं हुए, तो उन्होंने इस सारी तमाम सूरत हाल से जो है वो अपने आप को अलग कर लिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लीडरशिप के साथ बातचीत की जाए और बड़ा अपोजिशन की जानिब से वेल प्लान्ड एहतजाज था। जैसे आप कह रहे हैं कि ये सुबकी का सामना करना पड़ा है। एक तरफ तो देखेंगे जो रिवायत रही है, पार्लिमानी रिवायत रही है हमेशा से कि सर्विसेज चीफ आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, वज़राए आते हैं, चीफ जस्टिस आते हैं, बाकी जो ओहदेदारान हैं वो आते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग नहीं थे। एक तो ये हुकूमत की नाकामी है कि वो लोगों को मदऊ नहीं कर सके या उन्हें कन्विंस नहीं कर सके कि वो इस इजलास में शरीक हों। दूसरा, अच्छा, एक और बात मैं पूछ लूं, हमीद रहते तो और लोगों की तो जिक्र मैं नहीं करूंगा, मैं ख्याल बैरिस्टर गौहर ज़रा संजीदा आदमी है और अयूब भी, लेकिन हमारे जिनसे ज़्यादा तवज्जो थी, मुझे वो आज उस तरह नज़र नहीं आया, पता हो सकता है कैमरा फोकस नहीं हुआ। हमारे शेर अफजल मरवत का क्या हाल था? क्या वो वैसे ही हाथ उठा उठा के चल फिर के नारे और सीटियाँ बजा रहे थे? जी, वो सीटियां अपने हमरा लेके आए हुए थे और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एहतजाज किया है। लेकिन अगरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उन पर जो पाबंदियां आयद की हैं, अब रिसेंटली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एक कंट्रोवर्शियल, उसके बाद जो है वो अब पिछले 3-4 दिन से उनको तमाम मामला से पार्टी के साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद वो आज के एहतजाज में शरीक हुए, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एहतजाज भी किया और वो अपनी पार्टी जो है उस पर रिप्रेजेंटेशन भी देते रहे। उससे पहले जब वो में आ रहे थे और हमारे साथ बात कर रहे थे तो तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने उन पर जुमले बाजी की और उस वक्त भी उनकी जो है वो अपनी पार्टी को हमें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत पर जो है, अगर मैं आपसे आखिरी कंक्लूडिंग लफ्ज ये पूछूं कि तमाम तर तैयारियों के बावजूद, तमाम तर तकरीबन 2/3 अक्सरियत के बावजूद और हुकूमती और फिर बहरहाल पूरी सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, आज का दिन शरीफ हुकूमत के लिए कोई अच्छा नहीं गया और ये यानी मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ ना कि रेनी डे नहीं हुआ बल्कि एक तूफ़ानी दिन साबित हुआ उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आज मौसम इस्लामाबाद का ख़राब है, वैसे ही सियासी मौसम भी जो है वो नून लीग के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए जो है वो ख़राब रहा है। जिस तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत के दौरान ये लोग मैनेज होते थे सदर अलवी के खिताब के मौके हवाले से, आज ये वैसे मैनेज नहीं कर सकते। यानी और एक और स्पेसिफिक ये कह दूँ कि इसका मतलब ये है कि ये जो अक़लियत में हो, भले 100 अरकान हों, ये आइंदा भी कौमी असम्बली पर इसी तरह डोमिनेट अपने शोर गौगा से करते रहेंगे, कोई बिल पेश करते वक्त, कोई आइनसादी के वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आज का एहतजाज था, जो इनकी हिकमत अमली थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हुकूमत को हमीद लंगरा साहब हमें तफसील से बता रहे थे कि असम्बली में किस तरीके से हुकूमत भारी अक्सरियत जो रखती है और जो कामयाब होकर आने का दावा करती है, आज उसके लिए एक बुरा दिन था। उन्हें वादे तौर पर नज़र आ रहा था कि आज पूरा ऐवान जो है वो यरगमाली था। तहरीक इंसाफ के पुरजोश वसीले अरकान और सबसे ज़्यादा नारा यही लग रहा था अपने बानी तहरीक की रिहाई और जरदारी साहब के गोगो नारों की गूंज में। ऐसे तो खबरें जो है एक तवातुर से जो फैज़ाबाद धरजा के आ रही हैं, उनमें नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी कमीशन की रिपोर्ट आई नहीं थी कि जिसमें फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई कि एक और इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हो गई। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और इस वक्त इस्लामाबाद की सदर साहब का तो खिताब हो गया, फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक शदीद किस्म की महाजराई का माहौल है।
तहरीक लब्बैक ने 22 में ये मुजाहरा किया था, सड़कें रोकी थी, शहादतें या हलाकतें हुई थी और उस वक्त तो बड़ी मुश्किल से फिर देखा गया कि पता नहीं किस तरह उन्हें पैसे देकर राज़ी किया गया, धों धमकों से किया, निगोशिएशन किया। लेकिन दिलचस्प बात है कि इसमें तहरीक लब्बैक या उस वक्त उनके कायद का जिक्र नहीं आ रहा, बल्कि ये कहा गया बहरहाल नून लीग की तरफ से कि जनाब ये पूरा आर्किटेक्ट इसके जो थे वो उस ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद थे। इस सिलसिले में एक साबिक़ सेक्रेटरी दिफा की सरबराही में 3 रुकनी एक कमेटी कमीशन बनाया गया और ये भी इसकी देखिए कि उस कमीशन की आने की टाइमिंग बड़ी अहम है कि कैसे वक्त में जबकि सऊदी सफारतकार आ रहे हैं और पता नहीं ईरानी सदर आ रहे हैं, तो और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी जो कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें जनरल फैज़ हमीद को तो ISI के सरबराह को क्लीन चिट दी गई, जबकि सारा मलबा गिरा दिया गया हमारे शरीफ हुकूमत और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब पर। यही नहीं बल्कि अब तो पेंडोरा बॉक्स खुला है, तो ये कहा जा रहा है हमारे एहसन इकबाल की जानिब से कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के दरमियान शदीद झड़प हुई थी और ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि बाद लोगों को उठ के वहाँ से जाना पड़ा था। इस तमाम सूरत हाल पर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे इस्लामाबाद के इफ्तिखार शिराई साहब मौजूद हैं। शुक्रिया शिराई साहब। शायद मैं आपसे ये मालूम करना था, ये तो धरना कमीशन उसकी रिपोर्ट तो फिर अभी देखा कि इंक्वायरी कि जो असल फरीक था यानी तहरीक लब्बैक, उनके कायद खादिम रिजवी, उनके फॉलोवर्स, इसमें उनका कहीं जिक्र नहीं है। ये लगता है कि फैज़ धरना केस तो ये समझते हैं जैसे कोई जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई केस है। ये असल तो ये सब कुछ क्या धरा तहरीक लब्बैक का था ना, जिसने इतने हसास इलाकों में इतने देर तक जो है पूरा बंद कर दिया था इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्ते। शिराई साहब जी, हम कह सकते हैं कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने कम अज़ कम उस वक्त के DG ISI बल्कि DGC जनरल फैज़ हमीद को तो क्लीन चिट दे दी है। और अगर आप इस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें मोर्द इल्ज़ाम ज़्यादा ठहराया गया है पंजाब की हुकूमत को। उन्होंने कहा कि उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि जो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की जानिब आ रहे थे उनको इस्लामाबाद आने के बजाय उनको लाहौर में इंगेज किया जाता, रोका जाता, तो ये कत्ल गारत ना होती, ये सिचुएशन ना बनती। लेकिन साथ में क्योंकि अब उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने तहरीरी बयान में ये कह चुके हैं कि उन्होंने अप्रूवल दी थी। उन्होंने फैज़ हमीद साहब से कहा था कि वो जाएँ मुजाहिरीन के साथ नेगोशिएट करें और उनके साथ गुफ्तगू करके इस मामले को निपटाएँ। तो मेरा ख़्याल में इस हवाले से जब इतने 2 मोतबर स्टेटमेंट्स आ जाएँ तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप नहीं कह सकते कि उस वक्त का जो ISI का सीनियर अफसर था वो इस सारे मामले को स्टेज करने वाला भी था और बाद में मकासद के असूल के बाद उनको डिस्पर्स भी कर दिया गया। तो अगर ये स्टेटमेंट ना आती तो ज़ाहिर सी बात है फिर फैज़ हमीद साहब फैज़ाबाद धरना केस में भी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि क्या उनकी मुश्किलात अभी बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अब टॉप सिटी के मामले के ऊपर भी मुसल्लह अफवाज ने खुद मेजर जनरल की सरबराही में एक कमेटी बना दी है और एक सिविलियन है अगरचे कंवर मोइज़ खान जिन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था गया था कि 184(3) के तहत इस मामले को देखा जाए क्योंकि सोसाइटी के मालिक को अगवा किया गया, उनको अब से बेजा में रखा गया, उनके घर से माल लूटा गया। ये तासुर दिया गया कि शायद उस सोसाइटी के अंदर कोई एक मिलिटेंट जो है वो कैंप चल रहा है। लेकिन शायद साहब लेकिन ये तो ठीक है कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो फैज़ हमीद साहब और ये सब पूरी तफसील आपने बताई, लेकिन ये जो अब एहसन इकबाल साहब का जो स्टेटमेंट का जो ब्रेक हुआ है और ये जो अब ये जो पेंडोरा बॉक्स नया खुला है जिसमें हमें उसके नई जहतें नए पहलू से गुफ्तगू की जा रही है, तो ये अब जब ये हुकूमत में आए हैं और अब जनाब ये ख्वाजा आसिफ और उनके बयान भी मैं देख रहा था वो मानने के लिए तैयार नहीं इस कमीशन को, तो ये इस कमीशन में एतराज़ पहले भी हो सकता था, इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। शिराई साहब मुजाहिद साहब, ये जो इस वक्त एहसन इकबाल साहब या फिर खाकान अब्बासी साहब TV इंटरव्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के
इंकशाफात कर रहे हैं, नई नई बातें कर रहे हैं। ये हकीकत तो बहरहाल है कि उस वक्त वो बतौर वज़ीर दाखिला, और हम खुद उस वक्त कवर कर रहे थे जब ये सारा मामला था, और हाई कोर्ट के अंदर जब ये चीज़ें चल रही थी, वो हाई कोर्ट के गेट के ऊपर खड़े थे और मुल्क के वज़ीर दाखिला को हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। और दाखिल कौन नहीं होने दिए जा रहे थे? रेंजर्स, जिनकी वहाँ पे ड्यूटी थी। और जब मुल्क के वज़ीर दाखिला उनसे पूछते थे कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ, तो वो कहते थे कि साहब ने मना किया है, अंदर कोई नहीं आ सकता। तो साहब के बारे में जब पूछते थे कि साहब कौन है, तो कहते थे साहब तो अंदर बैठे हैं, न साहब से रब्ता हो सकता था, उन्हें अंदर जा सकते थे। तो उस वक्त भी उनकी स्टेटमेंट होती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत नहीं चल सकती। बड़े गुस्से में थे उन दिनों में वो, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे थे जो कुछ उनके साथ हो रहा था। लेकिन वही एहसान इकबाल साहब हैं, वही खाकान अब्बासी साहब हैं, टीवी के ऊपर जो भी आके कहें वो कि ये जो कुछ था उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। अगर साजिश थी तो भाई मेरे, आप उस वक्त इक़्तिदार में थे, आप अनान इक़्तिदार में बैठे थे, आप उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करते, आप उस वक्त पूछते। चलो आपको एक इदारे पर तो शक था, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आपके नीचे काम कर रही थी, आप उनके ज़िम्मे लगा दें कि जाएँ ज़रा देखें कि इन TLP के लोगों के पीछे कौन है कि जो इनको यहाँ पे लेके आए हैं और यहाँ पे आके कश्त खून का एक बाज़ार गर्म किया गया है। लेकिन उस वक्त भी आप मसलत पसंदी का शिकार थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा तो आपने तहरीरी तौर पे लिख दिया कि जी हाँ बिल्कुल हमने इजाज़त दी थी उनको, जाएँ और निगोशिएट करें। और अब आके आप TV इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा था ये हमारे ख़िलाफ़ हो रहा था। तो भाई मेरे, आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई तहरीरी स्टेटमेंट ना देते कि जिससे इस्टेब्लिश होता कि उस वक्त की खुफिया एजेंसी आइन और कानून से मावरा होकर कुछ कर रही थी और उसको हुकूमत की अप्रूवल हासिल नहीं थी। अब आपके दस्तखत हो गए हैं, आपकी स्टेटमेंट जमा हो गई है, लिहाजा आपने अब तस्लीम कर लिया कि उस वक्त के ISI के अफसर जो कुछ भी कर रहे थे वो आपकी मर्ज़ी और मंशा के कर रहे थे, और आप ही लोगों ने उसको बाकायदा ऑथोराइज़ किया था कि जो भी मुआहदा शायद अब कमीशन ने एक ऑब्जर्वेशन तो दी है और ये कहा कि उसे रोका नहीं गया, लेकिन उसमें यानी जो आमतौर पर जब कमीशनों में बनाए जाते हैं उन पर माशाल्लाह मेरे ख्याल में पैसा भी बहुत खर्च होता होगा, बड़ा एहतमाम उसका होता होगा, तो फिर वो बदकिस्मती हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के साथ भी ये हुआ। बाकी मैं कहाँ किस किस कमीशन का जिक्र करूँ, मतलब भी इस कमीशन में अगर जिन जिन लोगों ने ये किया था तो उन्होंने वो तो नहीं कहा कि हुकूमत से या सुप्रीम कोर्ट से या और मुतल्लिक़ा इदारों से कि भाई जिन लोगों ने नेग्लिजेंस की, जिन लोगों ने इतना नुकसान पहुँचाया, उनके नाम तो नहीं आए ना सामने कि उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब जब आपके यहाँ आप देख रहे हैं ना ये मई वाला वाक़या, 10 माह हो गए हैं, लोग जेलों में अंदर हैं। भैया तो आप उस पर केस चलाएँ उन्हें और बालों पे चले, उन्हें सज़ा दें। तो मैं ये मालूम आखिर में कंक्लूड अब करवाना चाह रहा था कि शरीफ हुकूमत पर उस वक्त की जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, कह तो दिया वो जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर आगे क्या है? जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि सारा मलबा उस वक्त की हुकूमत वक्त पे डाल दिया गया, तो हुकूमत वक्त पे तो मलबा इसलिए डाला गया है कि जब उस मुल्क के उस वक्त के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म उस वक्त के ये कहेंगे कि उन्होंने इस क्राइसिस को जो है वो डिसमेंटल करने के लिए किसी एक खुफिया इदारे के अफसर की ड्यूटी लगाई थी, और वो इससे आगाह थे कि जो कुछ हो रहा था, जिस तरह रकूम तकसीम की रही थी मुजाहिरीन में, जिस तरह मुआहदे पे सिग्नेचर हो रहे थे, उसमें गारंटर जो है वो उस वक्त के मतलब है कि ISI के अफसर बन रहे थे। तो जब ये होगा तो फिर मलबा तो नहीं पे पड़ेगा। अब कहें ना ज़रा, इस वक्त उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, वो आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर एलिगेशन है ना कि उन्होंने क्यों नहीं रोका उन मुजाहिरीन को। तो आज आके बताएं कि उनके ऊपर क्या दबाव था। बतौर एक सूबे के एग्जेक्टिव के उनके पास ताकत थी, इख्तियार था, सब कुछ था, पुलिस उनके नीचे थी, इंतज़ामिया उनके नीचे थी, रुकावटें खड़ी कर सकते थे। ये वही लोग हैं ना कि जब इमरान खान साहब सड़कों पे निकले हैं 2022 में, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, वो लाहौर से निकलना चाहते थे या वो पेशावर से इस्लामाबाद आना चाह रहे थे, तो उनके धरनों को या उनके लॉन्ग मार्चेस को उन्होंने कामयाब होने दिया है। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे और पूरे मुल्क को कंटेनर ज़दा कर दिया गया, तो वो हिल नहीं सके।
तो क्या वजह थी कि मतलब है कि उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब सूबे के वज़ीर कानून भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, ताकतवर तो वहाँ की हुकूमत थी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे रह के बैठी रही। क्यों बैठी रही? तो मरकज़ में भी उनकी अपनी हुकूमत थी, तो एक सूबाई हुकूमत अपनी मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्राइसिस डेवलप करने जा रही थी, लेकिन बता नहीं रही कि ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं की मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए। तो मेरा ख्याल में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आज अगर मलबा उन पे गिर रहा है तो बरेली साहब बिल्कुल दुरुस्त गिर रहा है, उन्हीं पे गिरना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद खुद चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इन लोगों को आएँ और क्वेश्चन करें कि भाई आपके किरदार के बारे में भी सवाल उठें, आए अपने आप को ज़रा यहाँ पे जस्टिफाई करें कि जो आप नहीं किया, शिराजी साहब। लेकिन शायद मैं इसमें मजीद भी गुफ्तगू कर सकता था और आपको जो मैं मेरा था कि मलबा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे गिरा दिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट पे, लेकिन फिर भी इस कमीशन ने ये तो नहीं कहा कि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का हुक्म तो शायद गालिबन वो दे सकता था ना, अगर आज़ाद कमीशन था और है। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि कराची में डाकू राज तो था ही, लेकिन अब तो वर्दियों में डकैतियाँ हो रही हैं, अगवा हो रहा है, भत्ता लिया जा रहा है, थानों में से उठाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। लगता है कि सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो इस वक्त अपनी हुकूमत के तरक्की कामतों के फ़ंड के लिए या इस्लामाबाद की हुकूमत के लिए है, जो डकैत दंतनाते फिर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, लोगों को मजबूरन अपने कानून हाथ में लेना पड़ा। और उसके बाद मैंने कहा ना, डकैती की मदाहिमत में 57 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, साबिक़ा हुकूमत में डाला जा रहा है निगरां और मौजूदा सिंध हुकूमत की बेइज्जती। और ख़ास तौर सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं जहाँ पर कारोबार होगा वहाँ क्राइम होंगे। मैंने पहले भी कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला आप और आपकी काबीना के अरकान के साथ दिन दहाड़े इस तरह का सलूक होगा, फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि जहाँ कारोबार होता है ये नहीं। इंतहाई सफ़ाकाना बेरहमी का स्टेटमेंट पुलिस और ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर दाखिला की तरफ से आ रहे हैं। सहूलत जाफरी हमारे साथ हैं। सहूलत, वो डकैतियाँ तो आम हैं, कत्ल भी आम हैं, बराह रास्त पुलिस के लोग इसमें मुलव्विस हो गए हैं। ख़ास तौर पर ये दरख्शां पुलिस का जो वाक़या है जो थाने में हुआ है, ज़रा इसकी तफसील बताइएगा मुझे सहूलत जाफरी साहब। दरख्शां थाने की हदूद में हमने देखा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है 15 अप्रैल की रात को, कि जब एसपी क्लिफ्टन नैयर साहब जो हैं वो अपने एक दोस्त के कहने के ऊपर एक मुलजिम को हिरासत में लेते हैं जिसका नाम जुनैद बताया जाता है, जुनैद मुइज़। और ये जुनैद मुइज़ नामी शख्स जो है वो हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उसको दरख्शां थाने मुंतकिल किया जाता है। दरख्शां थाने से इनको एसपी अपनी जो है वो निगरानी में रात गए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करता है, जहाँ पे मुबीना तौर पर उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जहाँ पे वो तशद्दुद से होने वाले जो ज़ख़म इसको पैदा होते हैं उससे उसकी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाता है। फिर इस मुइज़ नामी नौजवान की लाश को जो है वो वापस थाने लाया जाता है। थाने ला जाने के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और ये चीज़ ज़ाहिर की जाती है कि तिबी मौत जो है वो थाने के लॉकअप में मर गया। तहम जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम हुआ कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसके बाद केस की जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ी तो एडिशनल IG कराची की जानिब से जो है वो वाक़े का नोटिस लिया गया और नोटिस लेने के बाद 3 रुकनी जो है वो कमेटी बनाई गई, जिसकी सरबराही इस वक्त DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब कर रहे हैं। ये सहूलत ये जो IG साहब जिनका बड़ा इंतजार हो रहा था, मेमन साहब का, कहते बड़े ईमानदार, बड़े कमिटेड, फिर खैर वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जो सूबाई वज़ीर दाखिला किस्म के बयान दे रहे, गालिबन उनको न इस शहर का पता है न डकैतों का पता है। तो ये जो आप बता रहे हैं, एक इंक्वायरी बैठ जाती है, इंक्वायरी का रिजल्ट क्या था? इससे पहले भी जो एक ताजिर को अगवा किया गया था, एक जगह से पैसे लिए पुलिस SP ने, DSP ने, ये तो बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं ना पिछले एक हफ्ते में, 10 दिन में, तो मैं बेशुमार सुन रहा हूँ। नतीजा क्या निकला? इधर पे वाक़यात सामने आ रहे हैं, इंक्वायरी कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन इंक्वायरी कमेटीज़ का कोई नतीजा नहीं निकलता। वही SPs अगर इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है वो तैनात हो जाते हैं। कराची नहीं तो सिंध में उनको तैनात कर दिया जाता है और सिंध वाले SSPs को जो है वो कराची ला के तैनात कर दिया जाता है। शफलिंग कर दी जाती है, लेकिन कोई इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती। गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से भी जो है वो यहाँ पे एक्शन लिया गया, और लेकिन सिर्फ ये एक्शन लफ्जी बातों और दावों तक होता है और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक तरफ शहरी
अधिकारी लुट रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरियों को जो है वो पुलिस वाले भी लूट रहे हैं। और इसी तरीके से ये टेस्ट केस है गालिबन दरख्शां पुलिस थाने का, जिसमें एक अगवा किया गया, इसके माने SHO भी शामिल होगा। अगवा करके उसको तशद्दुद करके मार दिया गया, और गालिबन उनकी जो बेचारी फैमिली है वो किस तरीके इसको हैंडल करेगी, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इसमें ये जो लगारी साहब हैं, गालिबन 2 लगारियों के नाम आ रहे हैं, ये दोनों अब कहाँ हैं इस वक्त? किसी बिल्कुल देखिए, जो SHO है दरख्शां के साहब किसी में पकड़े गए, वो जेल में है, पता नहीं इंटरोगेशन में है, थाने में, किधर है ये दोनों लगारी? मुजाहिद साहब, इस वक्त जो साबका SHO हैं अली रज़ा लगारी और जो हेड मोरर हैं दरख्शां थाने के साबका, इन दोनों के खिलाफ फौरी तौर पर DIG साउथ के अहकामात के ऊपर जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो कत्ल की दफ़ात शामिल की गई थी और मुकदमा मतन में ये चीज़ शामिल की गई थी कि SHO और हेड मोरर की लापरवाही की वजह से जो मुईज़ नामी शख्स है इसका जो है वो कत्ल हुआ है। लेकिन जो चीज़ें अब तक तफ्तीश में सामने आई हैं, वो तमाम तर जो सबूत हैं वो अब जो है वो SP नैयर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी टीम के हमरा आए थे थाने से, जो है वो दोनों मुल्जिम को जो है वो लेकर फरार हुए और फिर उसके बाद उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तमाम वाक़या जो है वो SP नैयर के जो एक 2 मुबैना दोस्त हैं जिनका नाम बासित बताया जाता है, उनके कहने के ऊपर जो है तमाम तर वाक़या रोनुमा हुआ, और ये इन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए एक कराची के शहरी को जो है वो अगवा किया, उसके बाद मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तमाम तर वाक़या पैसों की लेन देन पर हुआ था कि मुईज़ के कुछ पैसे बासित के ऊपर निकलते थे, बासित ने पैसे रिकवर करने के लिए SP को इस्तेमाल किया और SP ने आपको लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात आप रिपोर्ट करते रहे हैं, गालिबन शायद कन्विक्शन का 1% भी रेट ना हो, उसमें बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है, या पता नहीं कुछ अर्से जेल भेज दिया जाता है, कोई ऐसी मिसाल है कि इनमें कन्विक्शन का कोई कन्विक्ट किए गए हों? मुजाहिद साहब, कन्विक्शन रेट तो कराची शहर में है ही नहीं। अगर देखा जाए तो जो कराची में कन्विक्शन रेट की अगर बात करें तो IG भी इस वक्त जो है वो इसी बात को लेकर परेशान है, कन्विक्शन रेट क्यों सामने नहीं आ रहा। तफ्तीश नाकारा हो चुकी है, तफ्तीशी हुकाम जो है वो पैसों के अलावा कोई काम नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट मौजूद नहीं है, जबकि सरकार मुसलसल इनको जो है वो बजट दे रही है। आला अफसरान जब बजट आगे पास नहीं करते, तफ्तीशी अफसर तक बजट नहीं पहुंचता। हमें बता रहे थे कि किस तरीके से सिंध हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी, खास और नए वजीर दाखिला, नए IG नाकाम इस तरह हो गए कि बाकायदा थानों से शहरियों को भत्ते के लिए अगवा किया जाता है, तशद्दुद करके मार दिया जाता है, मौतली से ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक को भी सज़ा नहीं मिलती। हालांकि एक आम आदमी को मोबाइल चोरी बेचारा कर ले, कोई सड़क पर लाइट तोड़ता हुआ निकल आए, गरेबान से पकड़ते हुए उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। इंतहाई बेहिसी का मुजरमाना खामोशी का मुजाहरा हुकूमत सिंध की तरफ जा रहा है। मैं अपने बहुत ही मोहतरम शाह साहब से कहूँगा, मुराली शाह जो 30वीं बार वज़ीर आला हुए हैं, शाह साहब इस तरह तो नहीं कीजिए ना, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।